हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ऋषिकेश तिवारी एक बार फिर से आपको सियान एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एक नए टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम हमने रखा है सेल सिग्नलिंग बेसिक कॉन्सेप्ट। मतलब एक इंट्रोडक्शन हमें समझना है और डिटेल में नहीं जाना है। और ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक जो है सारे लेवल के स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है, समझना बहुत ज़रूरी है। इस टॉपिक को समझना ज़रूरी है। इसमें जो है आप चाहे 11th के स्टूडेंट हैं, चाहे आप नीट प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे टीजीटी पीजीटी का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो एक बेसिक जो है अंडरस्टैंडिंग आपको देगा कि हाउ सेल कम्युनिकेट्स, कैसे सेल कम्युनिकेशन करता है थ्रू द केमिकल मॉलिक्यूल्स। केमिकल मॉलिक्यूल्स के थ्रू कैसे सेल आपस में कम्युनिकेट करता है, एक दूसरे को मैसेज कैसे सेंड करते हैं, कैसे सिग्नलिंग होती है। क्योंकि सेल से कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन के लिए। अगर बॉडी के अंदर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करना है तो ऐसे में जो है सेल से कम्युनिकेशन होना जरूरी है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो सेल्स होती हैं वो दो तरह की कैटेगरी में डिवाइड हो जाती हैं। पहले जो कैटेगरी बनती है वो उन सेल्स की बनती हैं जो कुछ केमिकल्स को सिंथेसिस करके सिक्रीट करते हैं थ्रू, मतलब कि सिंथेसिस करेगा, उसको सिक्रीट करेगा एज ए मैसेंजर की तरह वो सिक्रीट करता है। तो जो सेल सिंथेसिस और सिक्रीट करता है उसको जो है सिग्नल मॉलिक्यूल के सेल्स कहते हैं। और जिस पर जो है इसके रिसेप्टर प्रेजेंट रहते हैं, मतलब जो केमिकल होता है वो किसी दूसरी सेल जिसका नाम है टारगेट सेल कहते हैं, जिसको इफेक्टर सेल भी कहते हैं, टारगेट सेल कहते हैं, वो जो है उस पर जो है टारगेट सेल पे या इफेक्टर सेल के ऊपर जो है उसके सरफेस पे या उसके साइटोप्लाज्म के अंदर रिसेप्टर पाए जाते हैं जो है आपका सिग्नल मॉलिक्यूल या केमिकल से बाइंड करके सेल को मैसेज देता है टू, मतलब कि परफॉर्म द सम एक्शन वाया प्रोटीन के सिंथेसिस। मतलब न्यूक्लियस के अंदर वो मैसेज जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हमारा जो मेन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बेसिकली हमारा बेस्ड ऑन एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर है। मतलब यहाँ पे जो हमारा सिग्नल मॉलिक्यूल होगा वो हार्मोन्स के बारे में हम ज्यादा चर्चा करेंगे। मतलब हमारा जो सेंटर ऑफ डिस्कशन होगा, पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो होगा वो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा, एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर जो है एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा जो केमिकल सिक्रेट होता है, बेसिकली उनको हम लोग हार्मोन्स कहते हैं। उन सिग्नल मॉलिक्यूल्स या लाइगेंड का हम देखेंगे इफेक्ट ऑन द इफेक्टर सेल, या उसको टारगेट सेल भी कहते हैं, उस पर हम देखेंगे। तो इसमें हम लोग एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ लेंगे कि कैसे इनको कैटेगराइज किया गया है, कैसे ये मतलब सिग्नल मॉलिक्यूल्स होते हैं और कैसे ये रिसेप्टर से को इफेक्ट कर करके दूसरी सेल को मैसेज देते हैं टू, मतलब कि सिंथेसाइज सम जो है आपका प्रोटीन या अदर थिंग्स। तो आइए इस चीज को हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखिए, हमने इस चार्ट के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया है कि एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल कह रहा है, इसके शॉर्ट में कहेंगे ECSM। मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल जो होता है कि मतलब कोई सेल है जो है, एक नॉर्मल कोई सेल होती है, तो ये सेल जो है इसको बनाती है, ये सेल जो है क्या करेगी, इसको सिंथेसाइज करेगी। तो ये मॉलिक्यूल का सिंथेसिस कौन करता है, सेल करता है। ये हमारा होगा एक्स्ट्रा सेलुलर, मतलब ये इसको सिंथेसाइज करके सिक्रेट कर देता है। और ये सिग्नल मॉलिक्यूल क्या होगा, या तो जो है आसपास की जो है सेल पर ही उसके रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, इसको हम समझेंगे, या तो जो है डिस्टेंट जो है कहीं बॉडी के दूसरी जो है रीजन में प्रेजेंट होते हैं। तो दोनों तरह के जो है सेल के ऊपर जो रिसेप्टर्स होते हैं उनके लिए सिग्नल मॉलिक्यूल्स काम करता है। कैसे काम करता है वो हम लोग देखते हैं। आते हैं यहाँ पे, तो हम कह रहे हैं एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। पहला कैटेगरी जो होता है सिक्रेटेड टाइप का है। मतलब इसमें क्या होता है कि सेल जो है कुछ केमिकल्स को सिंथेसाइज करता है और सिंथेसाइज कर करके उसको सिक्रीट कर देता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, मतलब बॉडी के अंदर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में उसको सिक्रीट कर देता है। तो ये सिक्रेटेड टाइप के एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल्स होते हैं। दूसरा जो हमारा होता है वो एक्सप्रेस्ड टाइप का होता है, जो कि क्या होगा, एक्सप्रेस टाइप में क्या होता है कि मतलब ऐसी जो सेल्स होती हैं उनके सरफेस पे ही सिग्नल मॉलिक्यूल्स लगा रहता है।
मतलब सिंथेसाइज होकर के सेल के अंदर से सिंथेसाइज होगा और सरफेस पे सिग्नल मॉलिक्यूल लगा रहेगा, जो दूसरी सेल से अटैच होगा। मान लीजिए दूसरा सेल है, उसके ऊपर इसके रिसेप्टर होते हैं और इस तरह से इससे बाइंड कर जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि इस तरह के एक्सप्रेस्ड ऑन सेल सरफेस टाइप के सिग्नल मॉलिक्यूल के लिए, ये सिग्नल मॉलिक्यूल वाला सेल है, ये रिसेप्टर वाला सेल है, इनके लिए फिजिकल कांटेक्ट का होना बहुत जरूरी होता है। ये यहाँ पे क्या होता है कि इसके सरफेस पे सिग्नल मॉलिक्यूल लगा होगा, जबकि इसके सरफेस पे नहीं होगा। ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में रिलीज कर देता है, वो ट्रेवल करके टारगेट सेल पे जाकर के उसके रिसेप्टर से बाइंड करता है। जबकि इस वाले एक्सप्रेस्ड ऑन सेल सरफेस वाले में ऐसा नहीं होता है, सरफेस पे सिग्नल मॉलिक्यूल भी लगा रहता है, सरफेस पे रिसेप्टर भी लगा रहता है और दोनों क्लोज प्रॉक्सिमिटी में भी रहते हैं, मतलब पास पास रहते हैं। और उनका अटैचमेंट जब होता है तो ये सिग्नल जो है इस सेल को पहुंच जाता है। तो दोनों क्या करते हैं, मतलब यहाँ पे दोनों को अगर मिलाया जाए तो दोनों रिसेप्टर से ही बाइंड कर रहे हैं, दोनों अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, किसी न किसी रिसेप्टर से ही बाइंड कर रहे हैं। तो जो सिग्नल मॉलिक्यूल है उसके वो कैसे बनता है, उनके 4 स्टेप होते हैं, कैसे पूरी प्रक्रिया होती है। तो सिग्नल जो मॉलिक्यूल है, एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल जो होता है, ज्यादातर हम यहाँ डिस्कशन, हमारा जो है पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा वो सिक्रेटेड टाइप के लिए होगा। तो इसमें जो सिक्रेटेड टाइप होता है वो क्या क्या स्टेप फॉलो करता है उसमें हम देखते हैं। पहला स्टेप जो होता है वो सिंथेसिस होगा। पहले वो सेल क्या करेगी, ये सेल उसको सिंथेसाइज करेगा, सिंथेसिस करेगा और फिर उसको क्या करता है, रिलीज कर देता है सिग्नल मॉलिक्यूल को। मतलब सिंथेसिस किया फिर उस सिग्नल मॉलिक्यूल को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में रिलीज कर देता है, क्योंकि ये सिक्रेटेड टाइप का है। एक्सप्रेस टाइप का क्या होगा कि सिंथेसिस करने के बाद वो सरफेस पे एक्सप्रेस कर देता है बस। अगला देखते हैं कि जैसे इसका सिंथेसिस रिलीज हो जाएगा इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, तब या तो वो जो है नेबरिंग सेल पे, आसपास के सेल पर ही उसके रिसेप्टर होते हैं, वहां पे काम करेगा। ऐसा बहुत कम सिग्नल मॉलिक्यूल होता है। ज्यादातर जो सिग्नल मॉलिक्यूल होते हैं उनके टारगेट सेल जो होते हैं, इफेक्टर सेल जो होते हैं, वो डिस्टेंट होते हैं, मतलब दूर पाए जाते हैं। तो उनका जो है ट्रांसपोर्टेशन बहुत जरूरी है। उनका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, थ्रू ब्लड होता है। ब्लड के द्वारा जो है सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा उसको जो है पहुंचाया जाता है, कहां पे, टारगेट सेल पे। जिस सेल पे जो है ये काम करता है उसको टारगेट सेल कहते हैं। जिस सेल के रिसेप्टर से बाइंड करता है उसको हम लोग टारगेट सेल नाम देते हैं। अब फिर जैसे ही जो है टारगेट सेल पे पहुंच जाता है, वैसे इसका तीसरा स्टेप शुरू हो जाता है। तो इसको स्टेप वाइज भी पढ़ सकते हैं। पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप है, ये तीसरा स्टेप में हम आएंगे और फिर चौथा स्टेप हो जाएगा। तो तीसरे स्टेप में क्या होता है कि बाइंडिंग करता है ऑफ द सिग्नल मॉलिक्यूल। सिग्नल मॉलिक्यूल की बाइंडिंग होती है ऑन टारगेट सेल। टारगेट सेल पे इसकी बाइंडिंग होगी, टारगेट सेल के रिसेप्टर से इसकी बाइंडिंग हो जाती है सिग्नल मॉलिक्यूल को, क्योंकि इसका ट्रांसपोर्टेशन हो चुका है और ये ट्रांसपोर्ट होकर के टारगेट सेल तक पहुंच चुका है। वहां जाकर के ये सिग्नल मॉलिक्यूल टारगेट सेल के रिसेप्टर से बाइंड कर जाता है। और जैसे ही बाइंड करेगा रिसेप्टर से, वैसे ही जो है सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट में, जैसे यहाँ पे कोई रिसेप्टर से बाइंड कर जाता है, मान लीजिए कोई सेल है और सेल के पास एक रिसेप्टर है और कोई सिग्नल मॉलिक्यूल जैसे ही इससे बाइंड करता है, मान लीजिए एक सिग्नल मॉलिक्यूल बाइंड करेगा, वैसे ही इसके साइटोसॉलिक रीजन में, ये साइटोसॉलिक रीजन होता है, साइटोसॉलिक रीजन के अंदर जो है बहुत सारी घटनाएं होना प्रारंभ हो जाता है। मतलब ये सिग्नल मॉलिक्यूल इसके साइटोसॉलिक रीजन में न्यूक्लियस के अंदर जो है सिग्नल मैसेज पहुंचा देता है, जहां से जो है आपका मेटाबॉलिक मशीनरी एक्टिवेट हो जाती है। जैसे मेटाबॉलिक मशीनरी के अंदर आता है डीएनए से आरएनए का सिंथेसिस और आरएनए से प्रोटीन का सिंथेसिस होना शुरू हो जाता है। या जो है ये भी हो सकता है कि कोई बहुत सारी प्रोटीन होती है जो इनएक्टिव फॉर्म में रहती हैं, उसको एक्टिवेट कर देता है, जिससे बहुत सारी जो है प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाता है। तो बेसिकली ये जो सिग्नल मॉलिक्यूल है रिसेप्टर से बाइंडिंग के द्वारा फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में चेंज करना प्रारंभ कर देता है, स्टार्ट कर देता है। तो इस तरीके से जो है ये पूरी प्रोसेस लिखा है कि मतलब टारगेट सेल से जैसे ही बाइंड करेगा वैसे ही इनिशिएशन ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे। सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे के अंदर ही हमारा आता है मेटाबॉलिक एक्सप्रेशन, मेटाबॉलिक फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो होते हैं वो सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे के अंदर आता है। तो इस तरह से हमने समझ लिया कि सिग्नल मॉलिक्यूल है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल है, दो तरीका है, सिक्रेटेड है, एक्सप्रेस्ड है, और इसके 4 चरण होते हैं। पहला सिंथेसिस, रिलीज होता है। दूसरे चरण में इसका ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है टारगेट सेल तक पहुंचाने के लिए। तीसरे चरण में टारगेट सेल के ऊपर जो रिसेप्टर होगा उससे जो है सिग्नल मॉलिक्यूल बाइंड करेगा, जिससे वह सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे को इनिशिएट कर सके और फिजियोलॉजिकल चेंजेस कर सके।
आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन, जो एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल है उसका क्लासिफिकेशन हम समझते हैं। तो ये 3-4 तरीके का है। जैसे हम कहते हैं इंडोक्राइन सिग्नल मॉलिक्यूल, इंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा जो रिलीज होता है उसको इंडोक्राइन सिग्नल मॉलिक्यूल कहते हैं। ज्यादातर इसमें जो है हार्मोन्स होते हैं, अलग अलग तरीके के हार्मोन्स जो होते हैं सारे इंडोक्राइन सिग्नल मॉलिक्यूल के अंदर आते हैं। दूसरा जो है जिसे बहुत सारे हार्मोन, थायराइड है, बहुत इंसुलिन है, बहुत सारे हार्मोन्स की बातें हम इसमें करेंगे। दूसरा जो होता है वो हमारा पैराक्राइन जो है सिग्नल मॉलिक्यूल होता है। तो पैराक्राइन में इंडोक्राइन जो सिग्नल मॉलिक्यूल होता है ये जो है इसका जो आपका सिग्नल मॉलिक्यूल है वो ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। ये सिग्नल मॉलिक्यूल जो होता है ट्रांसपोर्ट होगा ब्लड के थ्रू, इसमें ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है, थ्रू ब्लड होता है, ये ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाता है, थ्रू ब्लड हो जाता है। तो ब्लड के थ्रू इसका ट्रांसपोर्ट होकर के इसका टारगेट सेल दूर होता है, इफेक्टर सेल दूर होता है, वहां के जो है से बाइंड करने के बाद ही अपना एक्टिविटी कर पाता है। दूसरा है पैराक्राइन होता है। तो पैराक्राइन में क्या होता है कि पास ही जो है आपके सिग्नल, ये आपका सिग्नल जो है मॉलिक्यूल वाली सेल है और ये रिसेप्टर सेल है। तो ये मॉलिक्यूल बनाएगा, इसी से आकर के बाइंड कर जाता है। तो ये नेबरिंग टाइप का होता है, पास होता है, इसलिए इसको पैराक्राइन के कैटेगरी में रखा गया है। ऑटोक्राइन में क्या होता है कि कुछ सेल ऐसी होती है कि जो सेल मॉलिक्यूल बना रही होती है रिसेप्टर उसी सेल पे प्रेजेंट होता है, तो इसी से बाइंड कर जाता है। ऐसा हमारे बॉडी के अंदर इम्यून सेल्स में टी लिम्फोसाइट सेल्स ऐसा तरह का सिग्नलिंग करता है। तो इस सिग्नल मॉलिक्यूल कैसा होता है, ऑटोक्राइन टाइप का तब होगा जब जो सेल जो है सिग्नल मॉलिक्यूल बना रही हो उसी के ऊपर उसके रिसेप्टर होते हैं, मतलब ऑटो प्रोलिफरेशन की प्रोसेस में ये मदद करता है ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। और लास्ट में जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग, जिसके बारे में हमने ये बताया कि इसमें क्या होता है कि रिसेप्टर सरफेस पे एक्सप्रेस रहता है और दूसरे सेल के सरफेस पे और सिग्नल मॉलिक्यूल भी एक्सप्रेस रहता है और इसमें फिजिकल कांटेक्ट बहुत जरूरी होता है। और ऐसी सिग्नलिंग हम लोग देखते हैं नॉच सिग्नलिंग और कैडहेरिन सिग्नलिंग, जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, डेवलपमेंट के समय ऐसा होता है। नेक्स्ट में आते हैं हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल्स की जो है नेचर, केमिकल नेचर क्या है। तो मतलब केमिकली ये केमिकल नेचर है, ये केमिकल नेचर देखेंगे तो इसमें क्या होता है कि दो तरीके से हो सकता है। लाइपोफिलिक सिग्नल मॉलिक्यूल हो सकता है, मतलब लिपिड सोल्यूबल होता है, लाइपोफिलिक सिग्नल मॉलिक्यूल है, मतलब नॉन पोलर टाइप होगा जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। तो ये जो लाइपोफिलिक सिग्नल मॉलिक्यूल होते हैं इसके रिसेप्टर कहाँ होते हैं, साइटोसॉल के अंदर, सरफेस पे नहीं होंगे, सेल के सरफेस पे ना होकर के साइटोसॉल के अंदर होते हैं, या तो न्यूक्लियस के अंदर होंगे, या तो साइटोसॉल के अंदर होंगे या तो न्यूक्लियस के अंदर होंगे। कुछ को छोड़ दिया जाए तो, जैसे कुछ तो ऐसे होते हैं कि जो लाइपोफिलिक तो होते हैं लेकिन वो साइटोसॉलिक और न्यूक्लियर रिसेप्टर के थ्रू काम नहीं करेंगे। तो ऐसे जो है हमारे सिग्नल मॉलिक्यूल्स में देखेंगे कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है, प्रोस्टासाइक्लिन होता है, थ्रोम्बोक्सिन होता है, ल्यूकोट्राइन्स, ये बेसिकली क्या होते हैं, ये प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टासाइक्लिन, थ्रोम्बोक्सिन, ल्यूकोट्राइन्स जो होते हैं ये फैटी एसिड के बने हुए हार्मोन्स होते हैं या केमिकल्स होते हैं। और जो फैटी एसिड होता है कार्बन 20 वाला होता है, जिसको इकोसानोइड्स कहते हैं, कार्बन 20 वाले से बना होता है। बेसिकली ये होता है लाइपोफिलिक होता है, लेकिन इसके लिए रिसेप्टर जो होते हैं सेल के सरफेस वाले से काम करता है, न कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक के थ्रू काम करता है। इसके बाद हम लोग आते हैं हाइड्रोफिलिक टाइप का जो है। तो हाइड्रोफिलिक टाइप के लिए जो रिसेप्टर होता है वो सरफेस पर ही होता है, इसके लिए जो रिसेप्टर प्रेजेंट होगा वो सेल के सरफेस पर ही होता है, मतलब एक सेल है उसके सरफेस पर ही रिसेप्टर जब प्रेजेंट होता है तो ऐसा सिग्नल मॉलिक्यूल क्या करेगा, सरफेस रिसेप्टर के थ्रू काम करता है। तो इस तरीके से इसको अभी डिटेल में हम लोग अभी क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, अभी इसको हम लोग जो है डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझेंगे। अभी हम लोग केवल क्लासिफिकेशन के थ्रू हम लोग बात कर रहे हैं, अभी अगली लेक्चर में हम लोग इसको डायग्राम के थ्रू पूरी सिग्नलिंग को समझ लेंगे जो जरूरी है। अगला आते हैं हम लोग सिग्नल मॉलिक्यूल के रिसेप्टर देखेंगे। तो सिग्नल मॉलिक्यूल के जो रिसेप्टर होते हैं वो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर होते हैं, जो किसके लिए होगा, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर बेसिकली लाइपोफिलिक सिग्नल मॉलिक्यूल के लिए होता है। मतलब इसके लिए रिसेप्टर क्या होते हैं, साइटोसॉल के अंदर होते हैं, साइटोसॉल या न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। और ये रिसेप्टर इंटरसेलुलर जो है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के लिए जो रिसेप्टर होता है, इसके लिए जो रिसेप्टर है वो जो है किससे बिलोंग करता है, वो न्यूक्लियर फैमिली से बिलोंग करता है। एक फैमिली ऑफ जो है प्रोटीन होती है जिसको कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली से बिलोंग करता है। साइटोसॉलिक रिसेप्टर जो होते हैं वो इनएक्टिव रहते हैं,
जो साइटोसॉल के अंदर रिसेप्टर होते हैं पहले क्या होते हैं, नॉर्मली इनएक्टिव रहते हैं, और इसके इनएक्टिवेशन में एक प्रोटीन होता है जिसको कहते हैं हीट शॉक प्रोटीन। इसके इनएक्टिवेशन में हीट शॉक प्रोटीन का रोल होता है कि नॉर्मली क्या होता है कि जो हमारा रिसेप्टर है, रिसेप्टर से जैसे मान लो ये रिसेप्टर है हमारा, इससे एक प्रोटीन जुड़ी रहती है जिसका नाम है HSP, हीट शॉक प्रोटीन। जब इससे जो है रिसेप्टर जुड़ा रहता है, इससे हीट शॉक प्रोटीन जुड़ा रहेगा तो रिसेप्टर इनएक्टिव रहता है, और जैसे ही इससे कोई सिग्नल मॉलिक्यूल जुड़ता है तो ये क्या करता है, इसका डिसोसिएशन हो जाता है, मतलब HSP अलग हो जाता है, और जिसके कारण ये अब जो है एक्टिव हो जाएगा। और जैसे ये एक्टिव होता है वैसे ही न्यूक्लियस को सिग्नल भेज देता है, न्यूक्लियस के अंदर जाता है जहां पे DNA मेटाबॉलिक जो है मशीनरी एक्टिवेट हो जाती है प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए, एंजाइम के सिंथेसिस के लिए। तो इस तरह से हमने देखा कि इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग में साइटोसॉलिक वाले में क्या होता है, साइटोसॉल के अंदर जो हमारा रिसेप्टर होता है वो HSP के द्वारा इनएक्टिव रहता है, और एक्टिवेट कब होता है, जब उससे सिग्नल मॉलिक्यूल बाइंड करता है। दूसरी बात ये भी जानना है कि इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग में जो है साइटोसॉलिक रिसेप्टर में जो है जो मॉलिक्यूल्स होता है लाइपोफिलिक होता है। चूंकि लाइकोफिलिक है तो इसके लिए सरफेस रिसेप्टर इसलिए जरूरी नहीं है क्योंकि ये आसानी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके साइटोसॉल में आ सकता है। न्यूक्लियर रिसेप्टर में क्या होता है कि न्यूक्लियर रिसेप्टर के लिए क्या होता है कि जो आपका हार्मोन रिस्पांस एलिमेंट के थ्रू काम करता है न्यूक्लियर रिसेप्टर, मतलब DNA से लगा हुआ एक प्रोटीन जो है आपका स्ट्रक्चर होता है जो जिसको हार्मोन रिस्पांस एलिमेंट कहते हैं। और ये जो है क्या करता है कि वहां पे जो है जैसे ही जो है आपका कोई भी जो है हार्मोन्स जो है बाइंड करता है हार्मोन रिस्पांस एलिमेंट से, वैसे ही हेटेरोडाइमराइजेशन के थ्रू जो है क्या करता है कि वो जो है मेटाबॉलिक मशीनरी को एक्टिवेट कर देता है, और न्यूक्लियर रिसेप्टर के थ्रू थायरॉक्सिन हार्मोन्स, रेटिनोइक एसिड काम करता है। थायरॉक्सिन हार्मोन्स होता है और रेटिनोइक एसिड काम करता है। इसके बाद हम आते हैं सेल सरफेस रिसेप्टर के लिए। तो सेल सरफेस रिसेप्टर में हम लोग देखेंगे कि जो है लाइपोफिलिक में 3 हमको याद रखना है, प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टासाइक्लिन, थ्रोम्बोक्सिन, ल्यूकोट्राइन्स। ये तो लाइपोफिलिक होने के बावजूद भी ये जो है सेल सरफेस रिसेप्टर के थ्रू काम करता है, और साथ में GPCR एंजाइम लिंक्ड जो है रिसेप्टर के थ्रू जो सिग्नलिंग होती है वो भी जो है सेल सरफेस के थ्रू काम करता है। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा कि हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल क्या है, क्या होते हैं, वो कैसे बनते हैं, कैसे जो है इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है, इनकी कैटेगरी कितने तरीके का हो सकता है, तो एंडोक्राइन, पैराक्राइन, नाइटोक्राइन और जक्स्टाक्राइन होता है, 4 तरीके का हो जाएगा। और इनका नेचर केमिकल देखेंगे तो लाइपोफिलिक हो सकता है और हाइड्रोफोबिक हो सकता है, हाइड्रोफिलिक हो सकता है और लाइपोफिलिक हो सकता है। तो ये लिपिड सॉल्युबल है, तो ये साइटोसॉल और न्यूक्लियर रिसेप्टर के थ्रू काम करेगा। आगे यहाँ रिसेप्टर में देखेंगे, और इसी तो और ये हमारा इनका नेचर हो गया। प्लस यहाँ पे हमने लिखा सिंगल मॉलिक्यूल रिसेप्टर में, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर में साइटोसॉलिक जो HSP से बाइंडेड था, और न्यूक्लियर रिसेप्टर जो होता है क्या होता है कि हार्मोन रिस्पांस एलिमेंट के थ्रू काम करता है। और यहाँ पे जो है जो हम देखेंगे कि मतलब कि जो हमारा साइटोसॉलिक है इसमें स्टेरॉइड हार्मोन्स आते हैं। स्टेरॉइड हार्मोन्स में जैसे गोनाड्स के हार्मोन्स, कार्टिकोस्टेरॉइड के हार्मोन्स, सेक्स स्टेरॉइड के हार्मोन्स, ये सारे इसके अंदर आते हैं। विटामिन D भी इसके अंदर आ जाता है, और GPCR में जितने भी हमारे पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं, और एक जो है लाइपोफिलिक में प्रोस्टासाइक्लिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सिन और ल्यूकोट्राइन्स होता है। तो दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हमने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देने का प्रयास किया है आपको सेल सिग्नलिंग से रिलेटेड। बेसिक हमारा जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो डीप रहेगा वो हमारा एंडोक्राइन से रिलेटेड सिग्नलिंग की हम लोग आगे बात करेंगे। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है इसको डायग्रामेटिकली जो है सिग्नलिंग को समझने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर आपको जो है कुछ जो है अंडरस्टैंडिंग देगा अबाउट द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स एंड सिग्नलिंग रिसेप्टर के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जो कि हमारा इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस लेक्चर से बेनिफिट होगा जब आप इस वीडियो लेक्चर को 1 या 2 बार देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जो है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द सियान ऑनलाइन सेशन ऑफ सियान एकेडमी। दिस इज डॉक्टर ऋषिकेश तिवारी।